में क्या चीज़ होती है, आप जो बात शुरू करते हैं तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं कि जी आप डायरेक्ट अपने पॉइंट पे नहीं आ जाते कि जी मैंने ये इस पे रिसर्च करनी है। तो आप देखते हैं कि लेट्स सपोज़ आप बात कर रहे हैं सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की होटल इंडस्ट्री के अंदर, तो आप पहले बताएँगे कि जी एनवायरनमेंट कैसा है, होटल इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं और करते-करते आप फिर क्या करते हैं, देन यू कम टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक टू योर रिसर्च एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 ये कि आपकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका फ़ायदा क्या होगा? और फिर आप ये बताते हैं द पास्ट अटेम्प्ट, क्या आप पहले इंसान हैं जो ये काम करने लगे हैं? तो आप बताते हैं नहीं जी मैं पहला बंदा नहीं हूँ, फलाँ ने भी ये काम किया था, फलाँ ने भी किया था, फलाँ ने किया था। उन सब ने इस तरह से रिसर्च की, लेकिन उसमें से ये एक एंगल अभी तक मिसिंग था जो मैं ऐड कर रही हूँ। सो देन यू कंक्लूड द इंट्रोडक्शन बाय मेंशनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और फिर आप उसी को अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना के लिखते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप थोड़ा पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, देन यू कम टू द स्पेसिफिक टॉपिक कि जी ये चीज़ है और हम इस पे काम करने लगे हैं और फिर आप बताते हैं जी इस पे फलाँ ने भी काम किया। यहाँ पे आप रेफरेंसिंग आ रही है आपकी, ठीक है? आप अपने क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी मिस्टर ए ने किया, मिस्टर बी ने किया, मिस्टर सी ने किया और उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में इस वेरिएबल के साथ किया, लेकिन ये चीज़ अभी तक मिसिंग थी। इस पे अभी तक ये नहीं हुआ, तो हम इसको स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं। सो फिर आप कहते हैं द एम ऑफ दिस पेपर इज़ या द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कि पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये गैप फिल किया जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मेथड ऐड किया जाए, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस थ्योरी के साथ इसको हम टेस्ट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह या एम्पिरिकल एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल फ्लो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। मैं आपको एक सरसरी सा एक इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ इधर। आई थिंक कोई पेपर अगर खुला हुआ है तो वी हैव लेस टाइम एज वेल। हाँ, ये कौन सा है? अच्छा ठीक है, इसी को देख लेते हैं। ये देखें, ये एक पेपर है वर्क प्लेस बुलिंग, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, रिजिलियंस वगैरह। ये इसके एब्स्ट्रैक्ट है। ये इसने 3-4 वेरिएबल लिए हैं और इसने बता दिया मैंने ये थ्योरी ली है, 2 थ्योरीज ली हैं और काम किया है इसने 5 स्टार होटल में, कहाँ पे? नॉर्थ साइप्रस में। तो होटलिंग इंडस्ट्री ली है, साइप्रस का मुल्क लिया है, साइप्रस को लिया है इसने और वर्क प्लेस बुलिंग और ये माइंडफुलनेस और ये चीज़ें। तो देखें स्टार्ट कैसे कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद वल्नरेबल स्ट्रेसफुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये जेनेरिक बात शुरू की इसने और वो भी एक बंदे के रेफरेंस है कि जी वो कहता है कि जी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस है एम्प्लॉयमेंट में और जिसकी वजह से इनसिक्योर है सैलरीज वगैरह वगैरह। फिर ये करते करते बात को आगे लेकर आ रहा है द फीचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड देन ही कम्स डाउन। आगे क्या बात कर रहा है? इमोशनल एग्जॉशन, क्योंकि इसका एक वेरिएबल इमोशनल एग्जॉशन भी है। अगली बात इसने इमोशनल एग्जॉशन पे की, इज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल, ये अब उसको डिफाइन कर, एंड देन इमोशनल एग्जॉशन इज नॉट ओनली अ पर्सनल प्रॉब्लम to its resultant physical and mental well-being, but it is a problem for organization। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको लिंक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड देन फिर ये फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है इसका किस चीज़ के साथ रिलेशन है एंड देन ही इज कमिंग टूवर्ड्स द ऑथर इज कमिंग टूवर्ड्स कि यार ये चीज़ें इमोशनल एग्जॉशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पर्सनल अकम्पलिशमेंट हेल्थ केयर एम्प्लॉयज। और फिर यहाँ पर आगे उसने इसी को माइंडफुलनेस के साथ भी जोड़ दिया। तो आपने देखा कि स्टार्ट में जेनेरिक बात शुरू करके करते करते स्पेसिफिक पे एंड देन क्या कह रहा है? दिस स्टडी कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेजेंट नॉलेज इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1 फर्स्ट ये, नंबर 2 नंबर 3 जो भी है इसका इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया।